स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2025 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्रीय विकार के बारे में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ आज की क्लास के लिंक को शेयर कर लीजिए और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। गुणसूत्रीय विकार पढ़ने से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आनुवांशिक विकार की। अब आनुवांशिक विकार का मतलब आप सभी को पता है कहीं ना कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। और आनुवांशिक का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि आनुवांशिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आनुवांशिक पदार्थ से रिलेटेड है। हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके आनुवांशिक विकार, हमारा ये जो टॉपिक है आनुवांशिक विकार की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आप सभी को पता है विकार का मतलब है किसी तरीके की विकृति हो रही है, उसके कारण कोई व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित हो रहा है। क्लियर बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है आनुवांशिक विकार। तो आनुवांशिक विकार यानी कि कहीं ना कहीं ये जो विकार है वो किससे संबंधित है? आनुवांशिक पदार्थ से संबंधित है। वैसे तो आपके आसपास आप देखते हो, आप बहुत सारे रोगों के बारे में पढ़ते हो, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, लेकिन ये सभी आपके आनुवांशिक विकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये जीवाणुओं के द्वारा हो रहे हैं या कोई ऐसे विकार है विषाणु के द्वारा हो रहे हैं, कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन आनुवांशिक विकार के अंतर्गत हम उन विकारों को पढ़ेंगे जहां पर कहीं ना कहीं कोशिका में पदार्थ, जो कोशिका है, कोशिका में उपस्थित केंद्रक के अंदर वो जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो कि आपको पता है कि कौन होता है, डीएनए होगा, ठीक है, या तो उस डीएनए के खंड जिसे हम जीन कहेंगे, या फिर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। अगर इनमें से किसी में भी किसी प्रकार की विकृति, कमी या किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे जो विकार होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आनुवांशिक विकार कहलाएंगे। और अगर ये आनुवांशिक विकार है तो ये क्या होंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वंशागत होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो अगर इन जेनेटिक मटेरियल में किसी प्रकार का विकार है तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक विकार ऐसे विकार होते हैं जिसमें जीन, डीएनए, गुणसूत्र में किसी भी प्रकार की विकृति होने के कारण विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार क्या होंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। अब जब भी हम आनुवांशिक विकार की बात करते हैं तो आनुवांशिक विकार आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे आपके? जो यहाँ पर हम भी जब भी बात कर रहे हैं आनुवांशिक विकार की, आनुवांशिक विकार की, तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है आपका मेंडेलियन विकार, ठीक है। एक क्या होगा आपका? मेंडेलियन विकार होता है, या जिसे हम मेंडेलिया या जीनी विकार कहते हैं। क्लियर। और दूसरा जो विकार होता है, इस विकार को हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। ये कौन सा विकार होगा? गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर बात है। तो ये दो प्रकार के विकार होते हैं आनुवांशिक विकार। अब नाम से सबसे पहले मेंडेलियन विकार या जिसे हम जीनी विकार भी कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आपको पता है कि मेंडल जी ने जीन के बारे में बताया था कि कुछ कारक है जो कि वंशागत हो रहा है, तो इस आधार पर ही हम इसको मेंडेलियन विकार भी कहते हैं। यानी कि ये वो विकार होते हैं जो क्या होंगे, किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं? जीन या डीएनए में किसी भी प्रकार की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। ये क्या होंगे? ऐसे विकार, ठीक है, ऐसे विकार जो डीएनए या जीन की विकृति यानी किसी प्रकार की खराबी, या हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम उत्पन्न
होते हैं इन्हें, वह वंशागत होते, वंशागत भी होंगे, है ना, तो लिख देते हैं इस पॉइंट को भी, उत्पन्न होते हैं, वह वंशागत होते हैं। वंशागत यानी कि एक पीढ़ी से वंशागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, क्या कहलाएंगे? मेंडलीय विकार, मेंडलीय, या फिर हम इसको क्या कहेंगे? जीनी विकार कहलाते हैं, जीनी विकार कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कहलाते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि आपकी जो कोशिका होगी, तो इस कोशिका में आपको पता है कि केंद्रक में आपको पता है यहाँ पर डीएनए उपस्थित है जो कि गुणसूत्र के अंदर है। तो अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होंगे उन्हें हम कहते हैं जीन। तो जीन में एक तरीके से हम कह रहे हैं कि डीएनए नाइट्रोजन बेस से बना है, तो या तो क्या हो रहा है, किसी तरीके की इसमें क्या हो रही है, विकृति हो रही है, किसी प्रकार की इस जीन में कोई खराबी हो रही है, या फिर उत्परिवर्तन यानी कि नाइट्रोजन क्षार में किसी तरीके का विलोपन हो रहा है, यानी कि कोई नाइट्रोजन क्षार यहाँ से हट जा रहा है, और या तो निवेशन हो रहा है, कोई अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षार जुड़ जा रहा है। तो इसके कारण कुछ ना कुछ आप सभी को पता है कि जो प्रोटीन बनेगा वो गलत बनेगा। तो ऐसे जो विकार होंगे उनको जीनी विकार या फिर क्या कहते हैं, मेंडलीय विकार कहते हैं। जबकि गुणसूत्रीय विकार की जब भी हम बात करेंगे तो गुणसूत्रीय विकार वो विकार होते हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, ऐसे विकार जो क्या होंगे, गुणसूत्रों की असमानता यानी कि गुणसूत्र की संख्या की असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे विकार जो क्या है, गुणसूत्र की असमानता के कारण, गुणसूत्र की संख्या के असमानता के, ठीक है, संख्या के असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं, कारण उत्पन्न होते हैं, वह क्या होंगे, ये भी वंशागत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएंगे, वंशागत होते हैं। क्या कहलाएंगे ये, गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। क्या कहला रहे हैं, गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर बात करी मेंडलीय विकार ऐसे विकार है अगर जीन या डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ आपने देखा डीएनए, जीन, गुणसूत्र तीनों है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ मतलब कि डीएनए के खंड को हमने जीन का, और जो डीएनए होता है वो किसके अंदर पैक्ड रहता है, गुणसूत्र के अंदर। तो इन तीनों में अगर खराबी, किसी भी प्रकार की खराबी है तो उसको आनुवांशिक विकार कहेंगे। लेकिन इसमें भी हमने कहा अगर जीन और डीएनए में खराबी है तो वो मेंडलीय विकार कहलाएगा। और अगर गुणसूत्र की संख्या, जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र है, तो अगर ये 46 गुणसूत्र में अगर कोई एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाए या फिर इस गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई आपको विकार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गुणसूत्र की अधिकता से उसमें कोई अतिरिक्त लक्षण आ रहे हैं, गुणसूत्रों की कमी से उसमें कोई लक्षणों की कमी हो जाएगी। तो ऐसे जो विकार होंगे वो क्या कहलाएंगे, गुणसूत्रीय विकार कहलाते हैं। आज की क्लास में, क्योंकि मेंडलीय विकार हम एक नई क्लास या एक टॉपिक में पढ़ेंगे, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणसूत्रीय विकार। तो चलिए गुणसूत्रीय विकार में, या जिसे हम क्रोमोसोमल विकार कहते हैं, इसमें हम चर्चा करते हैं। इसमें हमने क्या कहा, यहाँ क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होगी। गुणसूत्र की संख्या की अगर हम बात करते हैं, संख्या में क्या हो रहा है, अनियमितता हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। तो इसके कारण जो हो जाती है, क्लियर, यानी कि जैसे कि हम एक केस कह रहे हैं कि हमें पता है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य के पास आप सभी को पता है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े उसमें क्या होंगे, गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े का मतलब आप सभी को पता है कि वो 23 जोड़े यानी कि उसके पास क्या है, 46 गुणसूत्र होंगे। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इन 46 में प्लस एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो ये गुणसूत्र 47 हो जाएंगे।
अगर ये 47 हुए तो भी मनुष्य में किसी प्रकार का विकार है, ठीक है। और अगर ये 46 में एक माइनस होकर के 45 हो रहा है तो भी क्या होंगे, विकार ही होगा, ठीक है। या फिर दो भी यहाँ पर कम हो सकते हैं या दो अतिरिक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि 46 से ज्यादा या कम होने पर जो भी विकार उत्पन्न होंगे वो गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर गुणसूत्रीय विकार में आपके पास दिए गए हैं 3 विकार। ये जो गुणसूत्रीय विकार है ये आपको 3 पढ़ने हैं। एक आप पढ़ोगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, क्लियर, क्लियर बात है। और दूसरा आप पढ़ते हो यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। और क्या होता है आपका टनल सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम की हम बात करेंगे। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप सभी को पता है कि मनुष्य में नर और मादा में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। सबको पता है कि अगर हम नर और मादा की बात करते हैं तो नर हो चाहे मादा हो, इन दोनों में 1 से लेकर के 21 22 संरचना, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे वो कैसे होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अलिंग गुणसूत्र होंगे जो कि सारे के सारे कैसे होते हैं, XX होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अगर नर और मादा में लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे जो कि निर्धारित करेगा संतति नर होगी या मादा, तो आपको पता है कि नर में वो क्या होता है, XY होगा और मादा में XX ही होता है। तो ये क्या होते हैं, इसके लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब ये लिंग यानी कि गुणसूत्र के आधार पर भी आपको रोग देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि आप देखते हो कि कुछ ऐसे विकार होते हैं जो कि अलिंग गुणसूत्रों में होंगे, तो वो विकार जो अलिंग गुणसूत्रों में किसी प्रकार की असमानता, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अधिकता या कमी के कारण अगर यहाँ पर 1 से लेकर 22वें गुणसूत्र के जोड़े में अगर किसी भी प्रकार की गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है या गुणसूत्रों की कमी हो रही है, तो ऐसे जो विकार होंगे उसको क्या कहेंगे, हम अलिंग गुणसूत्रीय विकार कहेंगे। और अगर यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों में मादा का या नर का ये जो लिंग गुणसूत्र है, इन यानी कि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होगा, अगर इसमें किसी भी प्रकार की संख्या में अधिकता या कमी हो रही होगी गुणसूत्र में, तो ऐसे जो विकार होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्रीय। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका अलिंग गुणसूत्रीय विकार है वो आपको ये दिया गया है, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। तो ये किसमें पढ़ते हो आप, ये होता है आपका अलिंग गुणसूत्रीय विकार, अलिंग गुणसूत्रीय विकार होता है, गुणसूत्रीय विकार की हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी कि ये कौन सा, 1 से लेकर के 22वें में से किसी में एक में यहाँ पर गुणसूत्र की कमी होगी। अभी हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सा नंबर का गुणसूत्र में अधिकता या कमी से हो रहा है। और ये क्या होंगे, ये आप देखोगे ये केवल लिंग गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके लिंग गुणसूत्रीय विकार, लिंग गुणसूत्रीय विकार। यानी कि यहाँ पर नर और मादा के जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें अगर किसी प्रकार की गुणसूत्र की अधिकता हो रही है या फिर कमी हो रही है, तो उसके पश्चात जो रोग उत्पन्न होगा वो कहलाएगा लिंग गुणसूत्रीय। तो डाउन सिंड्रोम अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टनल सिंड्रोम आपका लिंग गुणसूत्रीय विकार है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इन गुणसूत्रीय विकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं कि आखिर हमने इनको अलिंग गुणसूत्रीय और लिंग गुणसूत्रीय विकार क्यों कहा है, इन विकारों में ऐसा क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कौन से गुणसूत्रीय विकार के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया कि ये जो डाउन सिंड्रोम रोग होता है ये कैसा है, अलिंग गुणसूत्रीय विकार होता है, अलिंग गुणसूत्रीय विकार होता है, अलिंग गुणसूत्रीय विकार होता है। अब इसमें आप देखते हो इसमें क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र की, यहाँ पर एक गुणसूत्र की असुगुणिता हो जाती है, असुगुणिता
गुणिता हो जाती है। असुगुणिता का मतलब होता है कि या तो एक गुणसूत्र अधिक या तो कम। तो अगर हम एक गुणसूत्र की असुगुणिता यानी कि अधिकता हो जाएगी, यहाँ पर गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, तो 1 से लेकर के 22 संख्या तक आपके पास अलिंग गुणसूत्र होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कौन सा डाउन सिंड्रोम ऐसे व्यक्ति को होगा जिसका जो 21वां नंबर का यानी 21वां जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र में 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम रोग होता है। अधिकता के कारण क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम रोग होता है, डाउन सिंड्रोम विकार होता है। यानी कि आप देखोगे विकार होता है। कैसे देखोगे? हमने कहा आप उस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर 1 से लेकर के आपके पूरे 23 गुणसूत्र है, तो 21वां कहाँ होगा? ये आप देख सकते हो, ये 21वें गुणसूत्र में, ये जो 21वां गुणसूत्र है इसमें आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आपको 3 गुणसूत्र, आपको पता है कि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, तो 1 से लेकर के 22 अलिंग गुणसूत्र में सारे गुणसूत्र जोड़े में है, लेकिन 21वां गुणसूत्र में यहाँ पर व्यक्ति के एक गुणसूत्र की अधिकता होने पर वो 3 आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उसमें 46 गुणसूत्र की जगह एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, तो यहाँ पर जो गुणसूत्र की कुल संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? ऐसे व्यक्ति में 47 होती है। ठीक है, क्योंकि 21वें गुणसूत्र में अधिकता हो गई तो टोटल उसके पास जो गुणसूत्र होंगे वो 47 होंगे। तो डाउन सिंड्रोम से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसके अलिंग गुणसूत्र यानी कि 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण उसमें टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, और ऐसा विकार से पीड़ित व्यक्ति डाउन सिंड्रोम कहलाता है। अब डाउन सिंड्रोम के कुछ लक्षण होते हैं। जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है आप देखोगे वो मानसिक रूप से कैसा होगा? दुर्बल होगा, या हम कह सकते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। आप देखोगे उसका जो मुंह होता है वो हमेशा खुला हुआ रहता है और उसकी जो जीभ होती है वो बाहर निकली हुई रहती है। साथ ही साथ हम उसके जब हाथ की बात करते तो उसमें जो लकीरें होती है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, जीभ में भी उसकी खांच देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से ये सारे लक्षण होते हैं आपके एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के। हाइट की बात करें तो हाइट भी उसकी छोटी होती है। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके लक्षण क्या क्या होंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि चौड़ा चपटा उसका चेहरा होता है, सिर पर चपटा पिछला भाग होगा, अंगुलियों के सिरों पर अनेक उसके लूप बने होंगे, हथेली पर उसकी क्रिस बनी होती है, बड़ी झुर्रीदार उसकी जीभ होगी और जन्मजात उसे हृदय रोग रहता है, और आप देख रहे हो उसका मुंह क्या है? खुला हुआ है। तो ये सारे लक्षण क्या होते हैं अगर एक व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? तो हमने सबसे पहले अलिंग गुणसूत्रीय विकार डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं हम लिंग गुणसूत्रीय विकार। तो चलिए, लिंग गुणसूत्र आपके किससे आधारित है? लिंग गुणसूत्र से आधारित है। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा 2 विकार आप पढ़ोगे, लेकिन वो जो लिंग गुणसूत्रीय विकार हो रहा है आखिर वो किस वजह से हो रहा है? हम यहाँ पर लिंग गुणसूत्रीय विकार की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कहीं ना कहीं ये आपके क्या है? हम बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। जब हम लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो जो मादा होती है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होंगे वो क्या होते हैं? XX होते हैं। और अगर किसी नर की बात करते हैं तो उसमें ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। अब जो व्यक्ति लिंग गुणसूत्र से पीड़ित हो रहा है वो कैसे पीड़ित हो रहा है? इसमें क्या होता है कि जब आपको पता है कि इनकी जब क्या है, हमने इनकी संतति बनानी है, तो संतति बनाने से पहले यहाँ पर क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो जब क्या होता है, ऐसे जो रोग से पीड़ित व्यक्ति होंगे लिंग गुणसूत्रीय, उनमें ये होता है कि जो मादा होती है जब इसके युग्मक बनते हैं तो यहाँ पर इसके 2 युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों गुणसूत्र हमने जितना पढ़ा है हमारे अनुसार ये दोनों गुणसूत्र अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? एक ही युग्मक में एक साथ चले जाते हैं, जिसके कारण जो दूसरा युग्मक होगा वो कैसा रहेगा?
खाली रह जाता है। उसके अलावा हम अगर नर की बात करें तो इसमें तो सेम क्या रहेगा, एक्स वाई यहाँ पर युग्मक बनेंगे और वो एक्स वाई वाले रहेंगे। अब जब हम इनकी संतति बनाएंगे तो हम यहाँ पर इनकी संतति बनाते हैं तो देखो कैसी बनेगी। हमने कहा हमारे पास एक युग्मक है जो कि डबल एक्स वाला है, एक युग्मक है जिसमें कोई भी यहाँ पर युग्मक यानी कि कोई भी गुणसूत्र नहीं है, एक युग्मक नर का एक्स है और एक क्या है यहाँ पर नर का वाई है। तो अगर हम इसको पूर्णेट वर्ग में बनाते हैं तो आपको देखो संतति कैसे देखने के लिए मिलेगी, ध्यान से देखेंगे। एक हमारे पास जो युग्मक है वो क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ पर हमारे पास एक युग्मक डबल एक्स और एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मैं जीरो लिख लेती हूँ, ठीक है, खाली है तो वो जीरो लिख देती हूँ। क्लियर बात है। अब इनकी संतति कैसे बनेगी, तो ये जब इनके साथ संलयित होगा तो यहाँ पर ट्रिपल एक्स संतति बनेगी, यहाँ पर एक एक्स जीरो वाली संतति बनेगी, यहाँ पर एक डबल एक्स वाई वाली संतति बनेगी और यहाँ पर एक वाई जीरो वाली संतति बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणसूत्रों की संख्या में असमानता आ गई है, ठीक है। अब इनमें से आपके पास जो रोग दिया है, एक तो ये दिया है और एक ये दिया है। अगर हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्स वाई है ये क्या बना है, एक पुत्र बना है, क्योंकि इसके पास वाई गुणसूत्र है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके पास एक अतिरिक्त यहाँ पर क्या आ गया है, एक्स आ गया है, ऐसा व्यक्ति कौन से रोग से यहाँ पर ग्रसित है, क्लाइनफेल्टर से, ठीक है। किससे है, क्लाइनफेल्टर विकार से यहाँ पर पीड़ित है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्रीय विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो किसको होगा, पुत्र को यानी कि नर को होता है। और ऐसे जो नर होते हैं उनमें क्या हो जाएगी, एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो पीड़ित नर होगा उसमें कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा गुणसूत्रीय विकार आपको X0 का दिया गया है, तो जब हम X0 की बात करें तो ये तो क्या बन रही है, पुत्री बन रही है। तो यहाँ पर ये जो पुत्री होगी वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। अब क्यों, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक और X होना चाहिए था लेकिन एक X की कमी है, तो ये जो मादा ये पुत्री बन रही थी, तो ये जो यहाँ पर रोग होगा इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो रही है। तो ऐसी जो मादा होंगी उसके पास गुणसूत्र कितने होंगे, 45 होंगे। तो ये दोनों के दोनों, हमने लिंग गुणसूत्रीय विकार की बात करी और आपका क्लाइनफेल्टर विकार भी आ गया है और टर्नर सिंड्रोम भी आपको देखने के लिए मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है और उस मेल के लिंग गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण उस मेल में कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें एक एक्स गुणसूत्र बढ़ गया होगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक्स गुणसूत्र मादा का होता है, तो अगर एक्स गुणसूत्र बढ़ा है तो उस नर में कहीं ना कहीं मादा जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, उसमें जैसे उसके स्तनों की जो आकृति होगी वो बड़ी होगी, है ना। ऐसा जो नर होगा वो बंद दिया होगा, वो किसी संतति को जन्म नहीं देता है क्योंकि जो उसके जनन तंत्र होगा वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते, ना ही उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वहीं दूसरी साइड अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसी महिला जिसमें एक एक्स की कमी है और अगर उसके लिंग गुणसूत्र में एक एक्स की कमी है तो कहीं ना कहीं वो मादा में पूर्ण रूप से मादा वाले लक्षण नहीं होंगे, उस मादा की जो स्तन का आकृति है वो क्या होगी, कम होगी। साथ ही साथ उसमें जो जैसे आर्तव चक्र वो नहीं चल रहा है, उसका जो मादा जनन तंत्र की संरचना है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित मादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहीं पर आपके दोनों विकार, ये भी विकार होते हैं लेकिन आपके बुक में ये दोनों विकार दिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पहला हमने जो विकार देखा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखा। इसमें आपने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, नर के लिंग गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र जो होगा, लिंग गुणसूत्र यानी कि जो XY गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र में क्या हो जाएगी, एक एक्स गुणसूत्र की, एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है।
ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। तो हम इसका जब गुणसूत्रीय संरचना लिखते हैं तो 44 तो इसके पास क्या थे, अलिंग गुणसूत्र थे, लेकिन इसके पास हम देखते हैं XY का क्रम आया, तो 44, 45, 46, 47 कुल गुणसूत्र की संख्या इस व्यक्ति में कैसी हुई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कुल गुणसूत्र कैसे होते हैं, 47 होते हैं, गुणसूत्र की अधिकता होगी। और ये किसमें है, नर में आप देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो, इसमें आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, नर वाले लक्षण नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक X गुणसूत्र की अधिकता हुई है, जिसके कारण इसमें आपको फीमेल वाले लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। और ये नर किसी भी संतति का निर्माण नहीं कर सकता, ये कैसा होता है, बंध्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करते हैं टनल सिंड्रोम। तो जो भी महिला टनल सिंड्रोम से पीड़ित है, तो ऐसी महिलाएं, ठीक है, ऐसी मादाओं में क्या हो रहा है, ऐसी मादा के जो क्या होगा, लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं, XX होगा, XX में क्या हो जाएगी, XX में एक X की कमी, एक X गुणसूत्र की कमी होने के कारण कुल गुणसूत्र की संख्या, कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, 45 संख्या 45 हो जाती है। तो ऐसी जो महिला होगी वो किससे पीड़ित है, टनल सिंड्रोम से पीड़ित है। तो जब हम इसमें क्या दिखाएंगे, इसकी गुणसूत्रीय संरचना को दिखाएंगे, तो ये तो 44 अलिंग गुणसूत्र है, 45 और 46 इसका क्या है, खाली है, तो यहाँ पर 44 और 1 45, केवल इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, 45 आएगी, क्योंकि ये क्या है, खाली यानी 0 है। तो ऐसी महिला जिसमें लिंग गुणसूत्र में X की कमी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी मादा में जो मादा वाले लक्षण है वो कम देखने के लिए मिलेंगे। ये जो मादा होंगी वो कैसी होंगी, बंध्या होंगी, संतति को जन्म नहीं दे पाती है। क्लियर। तो ये आपके क्या थे, तीनों के तीनों गुणसूत्रीय विकार थे। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने देखा डाउन सिंड्रोम जो कि एक अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसे सिंड्रोम है जिसमें नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है XY, उसमें एक X की अधिकता के कारण, उसमें एक गुणसूत्र अधिक होने के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, और उसमें क्या होगा, वो XXY का क्रम आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर टनल सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये एक ऐसी मादाओं में होगा जिसमें क्या हो जाएगी, उसके लिंग गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र की कमी होने के कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी, और ऐसी मादाओं में मादा वाले लक्षण आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये थे आपके तीनों के तीनों गुणसूत्रीय विकार। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपका होमवर्क ये रहेगा कमेंट में कि आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम की गुणसूत्रीय संरचना बनानी है। ठीक है, तो गुणसूत्रीय संरचना आप कमेंट में बताओगे। इसी के साथ जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको क्लास के नोटिफिकेशन आएंगे। साथ ही साथ जो भी बच्चा नया है वो ये टेलीग्राम ग्रुप साइंस दीवाने विद्याकुल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रुप में ही क्लास के बाद आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आ रही है ग्रुप ढूंढने में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर दिया गया है हेल्पलाइन, आप इस पर कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके की रिवीजन क्लास में अब मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।